तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बिहार होम गार्ड हवलदार अनुदेशक का 100 ऐसे प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी टोटल 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और 100 ऐसे चुनिंदे प्रश्न लेके आया हूं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारा प्रश्न को देखिए और सारा प्रश्न को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं समान अध्ययन का टोटल 40 प्रश्न, और आपके एग्जाम में भी समान अध्ययन से टोटल 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सेम टू सेम जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए कि 1948 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप लोग को बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च, इसको भी ध्यान में रखना है। एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि 1962 में हुआ था भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए कि 1917 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बताना है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है सवाल को। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। बताना है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन में है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। तो ध्यान रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां। चलिए 5 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से सवाल अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि चौरी चौरा कांड 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखिए कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखिए कि वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को याद रखिए कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि गोदावरी नदी की लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग को बताना है कि गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
तो इसके अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये ऋग वेद से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सवाल एक ऐसे भी बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग को बताना है कि सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग वेद, ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो याद रखिए कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे चाणक्य, कौटिल्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिए कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। ये भी सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे मेगास्थनीज, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताना है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिए कि आरावली हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2025, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? बताना है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। तो याद रखिए कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बताना है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, मैथिली या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों हम इस क्लास के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और आपके एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और जिस लेवल का एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएगा ना, उसी लेवल का ये सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सवाल अगर पूछ ले जाए कि ये कांड कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कि ये हुआ था अमृतसर पंजाब में ये हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे उदयन ने, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न एक ऐसे पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के तहत ये चीज़ लगाया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताना है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो ये स्थित है असम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वो शास्त्रीय हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए
25 नंबर प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रेड क्लिक्स रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। बताना है कि रेड क्लिक रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 27 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बताना है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि टोटल 9 प्रमंडल हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से आपसे सवाल अगर पूछ ले जाए कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं, वर्तमान में टोटल अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल की संख्या भी आप लोग को याद रखना है। अनुमंडल की संख्या हो जाएगी 101। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बताना है कि ये जो उपनिषद लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिए कि ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताना है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये टोटल 6 वर्षों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। बताना है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो याद रखिए कि ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि आरबीआई बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर पूछ ले जाए तो बताना है कि इसका स्थापना हुआ था 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिए कि ये किए थे बेलगाम और 1924 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है। बताना है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका या फिर यूरोप। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पे स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1930, 1940, 1942 या फिर 1945। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो याद रखिए कि बिहू है हमारा असम का मुख्य त्यौहार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछ सकता है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। सवाल पूछा जाता है बार बार कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली, और एक और होता है, एक हो जाएगा हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद में रखिएगा। चलिए उड़ीसा का तो आप लोग को पता ही है कि उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसी, उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिए कि बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिए कि ये रूस पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा सवाल को। सवाल कह रहा है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कि बंकिम चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ही 30 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरीके से सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आप लोग को याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि, हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल याद रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि वाट किसका एसआई मात्रक है? तो वाट हमारा शक्ति का एसआई मात्रक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? बताना है कि मानव शरीर का जो समान तापमान होता है वो कितना होता है? तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में चलती है? बताना है कि प्रकाश सबसे सर्वाधिक किस में चलती है? तो याद रखिए कि निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश चलती है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आप लोग को बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या है? बताना है कि रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या है? तो याद रखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? बताना है कि जो रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से याद रखिए कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो ये सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बताना है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो याद रखिए कि हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए। अगर सवाल घुमा दिया जाए कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सवाल यहाँ से ये भी याद रखिएगा, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का हम लोग हजामती दर्पण में प्रयोग करते हैं। एक सवाल को ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जाए कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सारे ही प्रश्न को मैंने बता दिया है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 49 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.4, 7.0, 7.4 या फिर 8.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे पूछ रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DTO हो जाएगा हमारा भारी जल का सूत्र। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में
सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सवाल पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखिए कि 71% नाइट्रोजन पाया जाता है। यहीं पे अगर ऑक्सीजन पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिए कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताना है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल ये एक ऐसे भी पूछ सकता है कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? अगर कोई लोहा में जंग लग जाता है तो वो कैसा परिवर्तन होता है? तो याद रखिए कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से ऐसे भी एक पूछ सकता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन आता है? सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग को बताना है कि उसका भार बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? बताना है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। ऑप्शन है पारा, सोडियम, ब्रोमीन या फिर पोटेशियम। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लाफिंग गैस, जिसे हम हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि आपसे हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम पूछ रहा है कि क्या होगा? तो याद रखिए कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। बताना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन में है ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताना है आप सभी को कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है बल, ऊर्जा, शक्ति या फिर संवेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल में एग्जाम में सवाल ये बार बार रिपीट होता है। सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन में है तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। चलिए यहाँ से एक सवाल ये भी याद रखिए कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? काफ़ी ही प्रसिद्ध प्रश्न है। एल्युमिनियम का अयस्क आपसे पूछा जाएगा तो बताना है कि एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। इसको ध्यान में रखिए। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन में है तांबा, लोहा, जस्ता या फिर मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं। ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 6। तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मानव में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वोल्टीमीटर, आममीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आममीटर। चलिए
64 नंबर प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? बताना है कि डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा कि ये एमिड मच्छर के काटने से फैलता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है सिलिकॉन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर चांदी। तो आपको याद रखना है कि सौर सेल बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? बताना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल एक ऐसे भी पूछता है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को हम बाह्य मंडल कहते हैं। बाहरी परत को बाह्य मंडल कहते हैं। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे भी पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा अरुण हमारा हो जाएगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। चलिए अब हमारा 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? बताना है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। दूसरा सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग को बताना है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे एसिड है, आप लोग को याद रखना है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि खट्टे फल में पाया जाता है। खट्टे फल में सिट्रिक फल पाया जाता है या फिर सब्जियां वगैरह में भी पाया जाता है। यहाँ से एक ये भी याद रखिए कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध दही में पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बताना है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? तो याद रखिए कि वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो याद रखिए कि प्रथम नियम न्यूटन का जड़त्व नियम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर, अब हमारा देखो यहाँ से गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न हम लोग टोटल 15 देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? बताना है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग को सबसे पहले औसत का सूत्र पता होना चाहिए। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का बटा राशियों का संख्या। बाकी आप लोग प्रथम 5 प्राकृत संख्या, जैसे कि हमारा हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने सारा कुछ आप लोग को गेस कर दिया है, बस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपसे प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x प्लस 5 बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, x प्लस 5 बराबर 12 या और x प्लस ऐसे 12 माइनस 5, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे राइट आंसर आ गया हम लोग का 7। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको यहाँ से माइनस कर देना है तो हमारा आ जाएगा 7 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप लोग को सॉल्व करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, तो इस श्रृंखला को पूरा कीजिएगा तो इसका 32 आंसर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। 50 हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 44 हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अब वो किस दिशा में है? तो अब वो हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो देखिए पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, यदि DOG बराबर इतना है तो CAT बराबर कितना होगा? तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 24, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, यदि 5 किताब का मूल्य इतना है तो 8 किताबों का मूल्य कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब हम लोग 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इसमें से आप लोग को भिन्न पहचानने के लिए बोल रहा है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो आप लोग को बताना है ये भी एक फल है, ये भी एक फल है, ये भी एक फल है, और ये हमारा हो जाएगा एक प्रकार का सब्जी है और तना वाला भी है। तो ये हमारा सबसे ऑड है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा? जो हमारा त्रिभुज होता है उसका तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो ये भी हमारा 60 होता है, 60 होता है, 60 होता है। तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 83 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, तो सी का बी से सी से बी का क्या संबंध है? तो सिंपल है, उसकी माता जी हो जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 84 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आपसे वर्गमूल पूछ रहा है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है। आप लोग को बताना है कि 100 का वर्गमूल कितना होगा। तो ये सिंपल प्रश्न है, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, संबंध बताइए, कलम लिखना, बताइए इसका संबंध क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काटना। चलिए अब हमारा भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी से कुछ प्रश्न आ चुके हैं। टोटल 15 प्रश्न देखने वाले हैं हिंदी एवं अंग्रेजी के। चलिए सारा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो याद रखिए कि अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। इसमें से 3 शब्द अशुद्ध है, बाकी 1 शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला उज्ज्वल शुद्ध लिखा गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न है, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताना है कि मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे सवाल हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ होता है लालच आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये भी सवाल बार बार रिपीट होता है, सवाल को ध्यान में रखना है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञानी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न है,
पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, बताना है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है। कारक से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कारक को ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अप्रदान से अलग। तो यहाँ पे देखो अलग होने का बोध हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा अपदान कारक। अपदान कारक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सवाल कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो बताना है कि संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखिएगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिनकर। 93 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ एनिसेंट, यानी कि आपसे एनिसेंट का पूछ रहा है। एनिसेंट का मतलब होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, विलोम होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, मॉडर्न राइट आंसर हो जाएगा। और एनिसेंट का मतलब क्या होता है, विलोम, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज हॉनेस्ट मैन, यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ही इज एन हॉनेस्ट मैन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोम ऑफ हैप्पी, यानी कि आपसे सबसे पहले आपको नहीं पता है तो बता दूं कि साइनोम का मतलब आपसे पर्यायवाचिक पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा कि हैप्पी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयफुल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है, प्लूरल ऑफ द चाइल्ड इज, आपसे पूछ रहा है कि प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिल्ड्रेन। 97 नंबर प्रश्न है, इंडिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि इसमें से 3 स्पेलिंग है जो कि गलत लिखा हुआ है, बाकी एक स्पेलिंग है जो कि सही लिखा हुआ है। तो याद रखिए कि RECEIVE, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ बुल, यानी कि आपसे अपोजिट पूछ रहा है, बुल का अपोजिट क्या होगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, बुल का अपोजिट हो जाएगा काउ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, सी गोज टू स्कूल बस, यहाँ पे क्या फिल होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सी गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बस के द्वारा जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय का ही प्रयोग करेंगे। सी गोज टू स्कूल बाय बस, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और एक सवाल और पूछा जाता है, पवन का संधि विच्छेद, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग हिमालय का संधि विच्छेद बताइए कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा हिम प्लस आले, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइए कि पहले से आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद थे।